रहीम। मिनरल रिसोर्सेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज अब जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जिसके अंदर ना लाइक कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि मेनली इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो माइनिंग की हमारे पास टाइप्स हैं। माइनिंग की 3 टाइप्स हैं। जो वर्टिकल हो रही है माइनिंग क्या है? मिनरल्स निकालने का प्रोसेस। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये 2 किस्म के होते हैं बेसिकली, मेटालिक और नॉन मेटालिक। ठीक है, लेकिन याद रहे मेटालिक ज़्यादा कीमती होते हैं, वैल्यू के हवाले से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहली बात देखो, आप शाफ्ट माइनिंग है। शाफ्ट माइनिंग क्या है? आप वर्टिकली ऊपर से नीचे चीज़ों को निकालते हो। कहीं पर कोई अगर मिनरल पड़ा हुआ है, ये ब्लैक आपको जो नज़र आ रहा है इसके अंदर स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, इसको मिनरल सीम कहते हैं। ये भी पूछ लेता होता है, ये जो ब्लैक सा स्पॉट है इसे क्या कहते हैं? मिनरल सीम, SEAM, मिनरल सीम। मिनरल सीम को निकालने के लिए ना ऊपर से नीचे देखो उसने लिफ्ट से लगाई हुई है, तो इसको कहते हैं शाफ्ट। ये किस तरह निकालते हैं? शाफ्ट माइनिंग से। कौन सी माइनिंग से? और फिर हम इसी सीम में से कोयला निकालते हैं, और वो भी एक माइनिंग के ज़रिए निकालते हैं। उसको हम कहते हैं एडिट माइनिंग, ADIT। एडिट माइनिंग क्या है? आप एक हॉरिजॉन्टल बनाते हो टनल, और टनल के ज़रिए आप किसी चीज़ को निकालते हो, मिनरल को वहाँ से। ये वर्टिकल नहीं होती, ये हॉरिजॉन्टल, जिस तरह सड़क होती है वैसे अंदर गार सी बनाते हैं आप, बिल्कुल। या आप गए हो ख्योड़ा माइन। ख्योड़ा माइन क्या है? पहाड़ के अंदर उन्होंने हॉरिजॉन्टल बनाई हुई है टनल, उससे आप मिनरल तक जाते हो। बाजूकात मिनरल्स ना ज़मीन की सरफेस के पास ही होते हैं, उनको खोद के निकालते हैं, वहाँ से डिग करके निकालते हैं। ये जो मैकेनिज्म आपका होता है ना पुत्र, उसको कहते हैं हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहते हैं? खोद के निकाला तो ओपन कास्ट माइनिंग, वर्टिकल निकाला तो शाफ्ट माइनिंग, हॉरिजॉन्टल निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? एडिट माइनिंग, ADIT, एडिट माइनिंग। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो मेटल मिनरल्स 2 किस्म के हैं ना, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो उसके अंदर आपके पास आयरन ओर आ जाती है, कॉपर आ जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना बहुत ज़्यादा, जिनकी बहुत कमर्शियल वैल्यू है, वो है आयरन, वो है कॉपर, वो है क्रोमाइट, वो है गोल्ड, वो है सिल्वर, और वो लास्ट पे है बॉक्साइट। दूसरी तरफ नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं तो कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा, रॉक सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्बल, लाइमस्टोन और क्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये लास्ट वाले क्ले, लाइमस्टोन, जिप्सम जो है ये सीमेंट मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल होती हैं। आगे चलते हैं तो आप देखो, ये हमारे पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं उसने दिखाया हुआ है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि ये मुख्तलिफ मिनरल्स मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं। इन जो एनलिस्टिंग है, जो तस्वीर है जिसके अंदर मिनरल दिखाए गए हैं, इनमें ख़ास तौर पे जो याद करने वाली चीज़ है वो है रॉक सॉल्ट की। रॉक सॉल्ट जो है ख्योड़ा माइंस के अंदर आमतौर पे, करक रीजन, ख्योड़ा माइन, जट्टा, काला बाग, इन जगहों पे हमारे नमक बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरी तरफ आप आ जाओ तो जो इम्पोर्टेंट मिनरल है वो जिप्सम है। तो आप जिप्सम देखो, दंदूट है, फिर उसके बाद ख्योड़ा भी है, इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे वर्चा है, सेडू वाली है, सेदू वाली। ये यहाँ पर जिप्सम, जहाँ पर जिप्सम मिलता होगा ना वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लाजमी होगी। तो सीमेंट फैक्ट्रीज़ भी पाकिस्तान की ज़्यादातर इन इलाका जात में हैं। फिर उसकी बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ख़ास तौर पे रॉक सॉल्ट और जिप्सम का तो इसमें लाजमी बताना चाहिए। अगले के अंदर लाइमस्टोन की बात करते हैं तो देखो, लाइमस्टोन भी आमतौर पे नौशहरा, कोहाट, इन जगहों पर है। ये इसी वजह से सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ आस पास भी हैं, क्योंकि यहाँ जिप्सम भी मिल जाता है इजीली, और यहाँ पर साथ ही लाइमस्टोन भी अवेलेबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद है हमारे पास नेचुरल गैस है, कोल है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। वो अगर आप देखो तो ज़्यादातर जो नेचुरल गैस है आपकी वो पाई जाती है बलूचिस्तान के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल, और सिंध के अंदर, सिंध की स्टार्टिंग में जैसे उच है, फिर सुई है, पीर को है। ये इलाके हैं जहाँ पे नेचुरल गैस, और ये याद रखने वाले कम से कम 2 इलाके लाजमी याद रखने हैं, पीर को, उच और सुई गैस। कोल के जो ज़्यादातर है वो आप देखो सिंध वाली साइड पे भी हैं, और जैसे झिम्पूर है, सौंडा है, लाखड़ा है, ये इलाके जो है। फिर उसके बाद आप ये देखो कि सौर, यानी कम से कम 2 ज़रूर आपको आना चाहिए। ठीक है, सोर कोल फील्ड वो बलूचिस्तान के अंदर है, जहाँ पे कोयटा होता है, वहाँ पर आप करके देखो तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, सौर कोल फील्ड है, यहाँ पर ही आपको मच कोल फील्ड मिलेंगी,
फिर उसके बाद हरनाई कोल्ड फील्ड भी है। अब फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो ये आपका आ गया प्रोसेस, ये आमतौर पे पिक्चर ही आ जाया करती है पेपर में। तो दो दो तीन तीन नंबर भी के क्वेश्चन आते हैं। वो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है जना बताएं जी जो है कोल के रिजर्व्स कहाँ पर है, दो सिर्फ नाम लिखने हैं। वो पूछ सकता है कि बताएं सीमेंट बनाने में कौन से तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जिप्सम, लाइमस्टोन और क्ले। इसी तरह वो इस मशीन का इसका दे सकता है ये इस तरह से, ठीक है। और वो पूछेगा बताओ इसके अंदर क्या प्रोसेस यूज़ हो रहा है। तो आप सबसे पहले देख बताओगे कि लाइमस्टोन यूज़ होता है, उसको मिक्स करते हैं क्ले के साथ, पाउडर फॉर्म में लेके जाते हैं, क्रश करके पाउडर बना लेते हैं, यहाँ पर मिक्स करते हैं, इसको हीट करते हैं। फिर रोटरी लिन के अंदर क्या होता है, हीट करते हैं। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, रोटरी लिन है, इसमें यहाँ पे गर्म किया जाता है। और ये हीट जो है, ये हीट प्रोवाइड की जाती है कोल के ज़रिए, ठीक है। और फिर उसको हम आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लास्ट में जिप्सम उसके अंदर ऐड होता है, और ये पॉइंट है जहाँ पर जिप्सम ऐड हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर उसको एट द एंड पैक कर देते हैं, वो सीमेंट फॉर्म में आ जाता है। सीमेंट वाटर सेटिंग मटेरियल है, बड़ी अहम बात फिर रिपीट करता हूँ, सीमेंट वाटर सेटिंग मटेरियल। वाटर सेटिंग मटेरियल ये है कि अगर आपने इसमें पानी मिक्स किया तो ये फ़ौरन हार्ड हो जाएगा। और सीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड है। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, पुल बनने हैं, सड़कें बननी है, वाटर चैनल बनने हैं, घर बनने हैं, बिल्डिंग्स बननी है, कमर्शियल मार्केट्स बननी है, सारा किससे बनता है, सीमेंट से। हर चीज़ सीमेंट से बनती है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो सीमेंट की इस तरह से बहुत ज़्यादा अहम पोजीशन है। मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर डिफरेंस आ गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया आपके पास। मेटालिक मिनरल में आपको क्या है कि इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। दूसरी बात ये है कि नॉन मेटालिक इतने वैल्यूएबल नहीं है। मेटालिक मिनरल्स बहुत हार्ड हैं, नॉन मेटालिक मिनरल सॉफ्ट हैं। मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये नॉन मेटल है, ये देखो चेंज ऑफ शेप नहीं है। मेटालिक मिनरल्स, जब आयरन देखोगे ना तो आप उसको गर्म करके मोड़ सकते हो। शीशा ये नॉन मेटल है, अगर आप इसको इसको दबाव डालोगे तो ये टूट जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं, ये नेचर है इन चीज़ों की। फिर उसके बाद कहता है कि इनको स्ट्रेच किया जा सकता है, मेटल्स को, उनको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। वो गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, यानी उनमें से हीट भी अच्छी गुजरती है और उनमें से बिजली भी अच्छी गुजरती है। लेकिन ना तो उनमें से हीट अच्छी गुजरती है और ना ही उनमें से दूसरी तरफ बिजली अच्छी गुजरती है। ये मोर रिएक्टिव होते हैं वाटर और एसिड से, और ये दूसरी तरफ नॉन मेटल्स इतने रिएक्टिव नहीं हैं, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है, एक्सेप्ट लाइमस्टोन उसने कहा हुआ है। फिर अब हमारी एनवायरनमेंट पे क्या असरात आते हैं माइनिंग के। तो पहला असर जो है वो सबसे पहली बात ये है कि माइनिंग के ज़रिए ह्यूमन लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट होता है। अब पता है मिनरल्स के बगैर गुजारा नहीं है। मिनरल्स के साथ अब सीमेंट भी बनता है तो मिनरल से, जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले से बनता है। आयरन है तो हर चीज़, लोहे की इक्विपमेंट, सारा कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट है। मिनरल्स जो है आमतौर पे कैसे निकाले जाते हैं, तीसरा पॉइंट देखें आप कि ये आमतौर पे हम वो वहाँ पर क्या है, इनकी एक्सट्रैक्शन के दौरान हमें वहाँ से दरख्त रिमूव करने पड़ते हैं। यानी पहला इन्वायरमेंटल लॉस जो है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन। क्या हो रहा है जी, डिफॉरेस्टेशन। फिर उसके बाद क्या है, हमें नेचुरल जो लैंडस्केप है वो डिफॉर्म करना पड़ता है। एक बड़ा खूबसूरत पहाड़ है लेकिन उसमें मिनरल है, हम उसमें से पहाड़ को खोद के निकालते हैं तो पहाड़ की शेप तो ख़त्म हो गई ना, और वो जो ब्यूटी थी उसकी, जो नेचुरल ब्यूटी थी उसकी बनावट की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास वेस्ट, मिनरल वेस्ट पॉल्यूट्स द लैंड। मिनरल जो वेस्ट होते हैं वो लैंड को भी पोल्यूट कर देते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो कि जब आप निकालते हो तो हो सकता है वहाँ पे एक्विफर हो, पानी के ज़खायर हो, वो अगर मिनरल उस पानी के ज़खायर में जाना शुरू हो गया तब भी वो पानी को ख़राब करेगा। या फिर आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसका जो वेस्ट है वो फ्रेश वाटर रिसोर्स में डाल रहे हो, नदी में डाल रहे हो, नहर में डाल रहे हो, तो उससे भी वो नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है। पहले देखो ना, एक जगह पे वो महफूज पड़ा हुआ था लेकिन आपने डिस्टर्ब किया, उसको निकाला, उसको प्रोसेस किया, तोड़ा फोड़ा, उसको फिर आप डाल रहे हो पानी में, तो वो वाटर को भी पॉइजन कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, एयर पॉल्यूशन फैलाता है, वाटर पॉल्यूशन फैलाता है, नॉइज़ पॉल्यूशन इससे बनता है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, बड़ी अहम चीज़ होती है सॉइल इरोजन। कि फॉर एग्जांपल हवा चली तो हवा के साथ मिट्टी आपको पता है चल पड़ती है, साथ उड़ती है। एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पे चली जाती है,
अगर यहाँ पर जरखेज़ मिट्टी थी, इंपॉर्टेंट मिट्टी थी, वो उठ के यहाँ पर चली गई है, तो ये जो मिट्टी यहाँ से यहाँ चली गई, इस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। इसे कहेंगे सॉयल इरोजन। लेकिन इसे कहते हैं ख़ास तौर पे सॉयल इरोजन में विंड इरोजन, कि किसकी वजह से हुआ, विंड की। अगर सैलाब जब आते हैं, फ्लड्स जब आते हैं, बारिश हुई, सैलाब बन गया, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, वो बह रहा है पानी, तो इधर से मिट्टी लेके आया, आगे वाली मिट्टी भी उसने मिक्स कर ली, वो सादी आगे लेके जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, वाटर इरोजन। तो आम तौर पे जब आप पहाड़ों को डिस्टर्ब करते हो ना, तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि पहाड़ कील की मानिंद है, लाइक अ नेल, वो चीज़ों को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो अगर आप पहाड़ों को डिस्टर्ब करोगे तो ज़मीन भी डिस्टर्ब होगी। होता है जब एक पहाड़ पर दरख्त ही दरख्त लगे हुए थे, बारिश हुई, उसका पानी मिट्टी को उखेड़ने में नाकाम रहा, लेकिन आपने दरख्त काट दिए, बारिश डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर डल रही है, मिट्टी के ऊपर डल रही है, बारिश के इम्पैक्ट की वजह से, बारिश के असर की वजह से मिट्टी उखड़ उखड़ के नीचे आना शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, वो है जो है लॉस ऑफ वेजिटेशन। जो सब्ज़ी है, वेजिटेशन है, वो भी जो है इसकी वजह से लॉस होती है। पिट्स एंड होल्स आर फॉर्म्ड। आप जब निकालते हो कहीं से, तो आमतौर पर निकालने के बाद तो घड़ा बना देते हो, उसको फिल नहीं करते, तो वो कितने बुरे लगेंगे। फिर उनमें जब बारिश होगी, पानी ठहर जाएगा, पानी ठहरेगा तो मच्छर भी बनेगा। तो देखो कितने सारे मसाइल एक काम की वजह से। यानी कि आपने अगर कहीं से मिनरल निकाला है, तो भाई उस सॉइल को फिल भी करते हैं। फिर अगर आपने मिनरल निकाला है, तो उसके अंदर पानी को स्टेगनेंट होने ना दें। फिर उसके बाद क्या है कि आप बहुत सारे रॉक्स की, मिट्टी का पायल बना देते हो, ढेर बना देते हो, वो भी खूबसूरत नहीं लगता। ठीक है, एक अननेचुरल थिंग अननेचुरली होती है, और नेचुरल थिंग हमेशा नेचुरल होती है। इन स्टेप्स को हमें लिया जाना चाहिए ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। कैसे? माइनिंग को करें तो साइंटिफिक लाइंस पे करें। कैसे करें? साइंटिफिक लाइंस का मतलब ये है कि आप साइंटिफिकली उसमें मशीनरी इस्तेमाल करो, सिर्फ उस मिनरल, उस हिस्से को इम्पैक्ट करो जहाँ पे मिनरल मौजूद है, सारा एरिया जो है वो तबाह ना करो, डिफॉरेस्टेशन ना करो। फिर उसके बाद कहता है कि इन्वायरमेंटल लॉसेस, जो आप वहाँ की टोपोग्राफी है उसको डिस्टर्ब ना करो, वहाँ पे दरख्त ना उखेड़ो। दरख्त काटने से भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एनिमल लॉस क्या होता है, वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं ना, आपकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से वो यहाँ से माइग्रेट करके किसी और तरफ चले जाते हैं। तो चूंकि आपने उनके घर में स्टार्ट कर दिया ना काम, आप घर किसी का डिस्टर्ब करोगे, वो वहाँ पर रहेगा नहीं रहेगा। वो इंसानों की तरह लड़ भिड़ तो बेचारा सकता नहीं है, तो वो क्या है, जानवर फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है उस जगह के लिए। ठीक है, डिप्रेशंस बन जाते हैं। फिर इसके बाद ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद ये भी है कि आप उसके माइनिंग के वेस्ट को सही तरह डिस्पोज ऑफ नहीं करते, या तो ज़मीन में वो दबा दिए जाते हैं, या उन्हें पानी, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में बहा दिया जाता है, जिनसे फ़िश पॉपुलेशन सारी वो मर जाती है। जिनसे अगर आप पानी में बहाया, वो नदी नालों से मिलकर दरिया में पहुंचा, दरिया से वो समुंदर तक पहुंचा, समुंदर के इर्द गिर्द जितने भी मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं, कोस्टल एरियाज़ में मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं, आपको पता है, वो उसकी वजह से सूखना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहता है माइनिंग के दौरान जो माइनर्स हैं, जो निकालते हैं मिनरल, उनको सही सेफ्टी वाले कपड़े दें, ग्लासेस दें, ऐसे चीज़ें दें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दें, ताकि उन टॉक्सिक गैसेस उनकी बॉडी के अंदर ना जाएं। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो उनकी बॉडी पॉइजन हो जाएगी, और वो डेथ का शिकार भी हो सकते हैं। कहता है कि एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए हम लोग ट्रीज़ लगाते हैं। फिर उसके बाद कहता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए होने चाहिए, ताकि हम जो वेस्ट आता है माइनिंग के ज़रिए उसको साफ़ कर सकें। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि माइनर्स के जो बच्चे हैं वो भी एजुकेट हो सकें, उनको भी अवेयरनेस आ सके। और सबसे बड़ी बात ये, माइनर्स को भी अवेयरनेस आ सके, क्योंकि उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें माइनिंग के दौरान किस तरह से अपने जिस्म को महफूज रखना है। बहुत बार ऐसे होता है कि ना, माइनिंग कर रहे होते हैं, आपने वो की, फॉर एग्जांपल एडिट माइनिंग की, आगे गैस ना ब्लॉक्ड थी, कहीं पे गैस रुकी हुई थी, आपने जो ही पत्थर निकाला वो गैस रिलीज होना शुरू हो गई, और वो क्या थी, पॉइजनस गैस थी। उससे स्किन के ऊपर फ़ौरन बहुत बड़े बड़े फोड़े, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। सम टाइम ऐसे देखने में आया है कि उसकी वजह से, चूँकि सफोकेशन होती है, आप टनल में बहुत डीप तक गए होते हो, गैस रिलीज होती है, सांस लेते हैं, वो जहरीली गैस होती है, जो ही बॉडी में जाती है
उन बेचारे माइनर्स की डेथ हो जाती है। फिर ये भी देखने में आया है कि माइन कोलैप्स कर जाती है, जो टनल है वो बनाई हुई है, वो कोई इतनी स्ट्रांग नहीं बनाई हुई, वो पहाड़ उधर से नीचे बैठ जाता है, तो वो बेचारे सारे के सारे अंदर दफनाए जाते हैं। तो माइनर्स जो हैं वो कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा माइनिंग की वजह से उनको नुकसान पहुंचता है। फिर कवानीन बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए, दरख्त को काटने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी एरिया में दरख्त काटना है तो उससे डबल तादाद में आपको दरख्त लगाने चाहिए पहले, फिर आपको काटने की इजाज़त होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको परमिशन के बगैर दरख्त काटने की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। बस अब डेवलपमेंट माइनिंग से किस तरह से बढ़ती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इससे सबसे पहली बात ये है कि आपको पता है माइनिंग से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बेसिक रनिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये है कि इससे इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एनहांस होती है। देखो 3 किस्म की इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल, सेकेंडरी उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके कोई चीज़ बना देती है। जिस तरह आयरन ओर आई तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस की। सेकेंडरी इंडस्ट्री ने आयरन ओर को तोड़ा, तोड़ने के बाद उससे आयरन की शीट्स बनाई, आयरन के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर उन्होंने किसी और इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया, किसी और इंडस्ट्री ने उससे कुछ और बनाया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है। तो मिनरल इंडस्ट्री क्या करती है, हमें प्राइमरी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद है जॉब अपॉर्चुनिटी। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट कम होगी क्योंकि बाहर से आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंट्री में प्रोड्यूस होने लग गई है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, ठीक है। और फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर बढ़ जाती है। जब आपको पता चलता है फॉरेन कंपनी को पाकिस्तान के अंदर लिथियम के सोर्सेज हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं भाई हम निकालते हैं, आप आपकी मदद करते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट आती है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। और जो चीज़ कंट्री जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आप बनाते हो ना इस तरह से, उसके ज़रिए आपका जो आप चीज़ बाहर से ख़रीद के लेके आ रहे थे वो आपका बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो बच जाती है, आपको चीज़ बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिनरल इंडस्ट्री। इस पे क्वेश्चन किस किस्म के आ सकते हैं, पूछ सकते हैं मेटालिक मिनरल्स की 2 एग्जांपल दे दो, 2-3 का नाम याद होना चाहिए। आयरन, कॉपर है। क्वेश्चन आ सकता है नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं उनके क्या यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स में रॉक सॉल्ट बहुत अहम है, खाने का नमक, ठीक है, उसकी बड़ी अहमियत है। उसके गाढ़े सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, नमक के गाढ़े सोल्यूशन को, पानी में गाढ़े सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखो कि सल्फ़र है, वो पेंट्स के अंदर बहुत यूज़ होते हैं। जितने भी येलो कलर के पेंट्स होते हैं उनमें सल्फ़र यूज़ होता है, जितने डायनामाइट्स होते हैं, जितने जो बॉम्ब्स वगैरह हैं उनमें सल्फ़र यूज़ होता है, जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें आयरन यूज़ होता है, जितना आप देखो जहाँ पर ब्रिक लेंस हैं, भट्टे हैं, वहाँ पे कोल यूज़ होता है। तो ये मुख्तलिफ यूजेस हैं मिनरल्स के, इनके बारे में वो पूछ सकता है। दिस द चैप्टर हैज़ एंडेड नाउ एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन